हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सुशांत। इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं जिनसे आप ज्योग्राफी को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आज से हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर, स्थल मंडल भी कहते हैं इसको हिंदी में। दूसरा पार्ट जो है वो है एटमॉस्फेयर, और तीसरा पार्ट जो है यह है हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर स्थल मंडल, इसमें सारी भी चीज़ें जो चीज़ें हैं स्थल पे जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो भी फीचर जैसे माउंटेन्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हमें अर्थ पे दिखाई देती हैं वो सारी चीज़ें वो लिथोस्फेयर में आती हैं। जो भी फिजिकल फिनोमेना नहीं, फिजिकल चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं, जो भी रॉक से बनी हुई चीज़ें हैं, रॉक जिसमें आता है वो सारी चीज़ें लिथोस्फेयर में हम पढ़ेंगे। सॉयल को भी हम लिथोस्फेयर में ही पढ़ेंगे। लिथ मतलब होता है रॉक। अब ये रॉक आई कहाँ से होगी? ये रॉक आई है लावा से, या मैग्मा बोल दीजिए। दोनों एक ही चीज़ है, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि लावा और मैग्मा दोनों में डिफरेंस क्या है। नाम तो एक ही है, नाम अलग अलग है, मतलब चीज़ एक ही है। अब ये लावा मैग्मा आया कहाँ से है? वॉल्केनो से आया है। वॉल्केनो इंटीरियर ऑफ अर्थ से कनेक्टेड है। इंटीरियर ऑफ अर्थ से। अब इंटीरियर इसको पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है, इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ को इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि वॉल्केनो से लावा कैसे निकला और वो कूल डाउन होकर रॉक बना। इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो मैग्मा मैग्मा इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर जब तक पड़ा हुआ है लावा मॉल्टेन स्टेट में, तब तक हम उसे मैग्मा कहेंगे। जब वो वॉल्केनो के थ्रू बाहर आएगा तब उसे हम लावा कहेंगे, और वही लावा जब कूल डाउन हो गया तब वो रॉक बन गया। अब ये रॉक जब डिग्रेड हो गई तो ये सॉयल बन गई। सॉयल से हमने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा दिया। एग्रीकल्चर, इंडिया हमारी जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कंट्री है, तो इससे इकोनॉमी भी हमारी डिसाइड होगी। तो इसीलिए हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ना सबसे पहले इसीलिए जरूरी है, क्योंकि इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तो हमें अर्थ के अंदर जो भी कंपोजिशन, जो भी चीज़ें पड़ी हुई है वो सारी चीज़ें आएंगी, समझ आएंगी। उससे हम वॉल्केनो और जो भी लैंड फीचर्स हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, इन सब का क्या रोल है उसको हम समझेंगे। फिर रॉक, किस रॉक पे कैसी, कौन सी रॉक में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, किन रॉक से कौन सी मिट्टी बनती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर मतलब कौन सी मिट्टी पे कहाँ कहाँ पे क्या एग्रीकल्चर होना चाहिए, किस चीज़ का कल्टीवेशन ज़्यादा होगा, किस चीज़ का कम होगा, और उससे हमारी इकोनॉमी भी गवर्न होती है। So land surface where all we live is called lithosphere. All the construction, transportation and every single activity on the surface of land is studied under lithosphere. अब हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझने के लिए हमें मिलता है कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस से डेवलप हुए स्ट्रक्चर्स हैं उनके दो सोर्स हैं पढ़ने के। पहला सोर्स है डायरेक्ट। इंटीरियर को पढ़ने के दो सोर्स हैं, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। अब डायरेक्ट सोर्सेज जो हैं इसमें आता है अंडरग्राउंड माइनिंग, वॉल्केनो, डीप सी ड्रिलिंग,
और इनडायरेक्ट तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जैसे इनडायरेक्ट जो भी है, इनडायरेक्ट में डेंसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, ग्रेविटी, ग्रेविटी एनॉमली पूरा शब्द है। एनसीईआरटी में हमारे लिखा हुआ है ग्रेविटी एनॉमली करके एक शब्द है। इसको हम अभी आगे समझेंगे कि इसको ऐसा क्यों बोलते हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड भी कभी कभी हम कंसीडर करते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स में सेस्मिक एक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स, डायरेक्ट सोर्स में वोल्केनो और इनडायरेक्ट सोर्स में सेस्मिक एक्टिविटी, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने के। अब चलिए डायरेक्ट सोर्सेज की बात करते हैं। डायरेक्ट सोर्सेज में जैसे अंडरग्राउंड माइनिंग आया सबसे पहले। अंडरग्राउंड माइनिंग का क्या है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स या जो कोल माइंस होती हैं वो बहुत अंदर चली जाती हैं, तो वहाँ पर जो मिनरल्स निकलते हैं उससे पता चलता है कि अंदर सब एक जैसा नहीं है। अंदर जाने पर जो भी मिनरल्स खुदाई होती है वो अलग अलग डेप्थ पे जाने पे अलग अलग तरीके से मिलती है, अलग अलग क्वालिटी की मिलती है। तो कोल्स में भी अलग अलग क्वालिटी भी मिलती है, इस वजह से पता चलता है कि अंदर एक जैसा माहौल नहीं है। वॉल्केनिक इरप्शन में भी बहुत सी चीज़ें निकलती हैं जैसे डस्ट हो गई, एशेज हो गए, और अलग अलग तरीके की गैसेस निकलती हैं, लावा निकलता है। ये सारी चीज़ें निकलती हैं वॉल्केनो अंदर से ही, तो इससे भी ये पता चलता है कि अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब एक जैसी नहीं है। इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में डेंसिटी होगी। डेंसिटी हर अलग अलग जगह पे अलग अलग पाई जाती है। सॉइल की डेंसिटी जैसे खुदाई होती जाती है, प्रेशर, अब प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर कैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रेशर जब डेप्थ बढ़ेगी तो वैसे वेट भी तो धरती का बढ़ेगा, उससे प्रेशर बढ़ता जाएगा। मान लीजिए स्फेरिकल धरती है, अब डेप्थ हम सोच के अंदर जा रहे हैं तो हर तरफ से प्रेशर तो बढ़ ही रहा है ना, अंदर की तरफ ही तो प्रेशर लग रहा है वेट का पूरा। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ता जाएगा तो पार्टिकल्स के बीच के इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो होता है वो भी कम होता जाएगा। इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो बोलते हैं तो वो भी कम होता जाएगा, और जब वो कम होगा तो उसके बीच में प्रेशर बढ़ेगा। ग्रेविटी एनॉमली, अब ग्रेविटी एनॉमली जो शब्द हमने अभी बताया था कि एनसीईआरटी बुक में ग्रेविटी एनॉमली करके एक शब्द दिया हुआ है, वो है क्या। जैसे हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है, पर पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है, वो सेंट्रली बल्ज स्फेरिकल है। मतलब जो रेडियस है हमारे अर्थ का वो सेंटर में ज़्यादा है और पोल की तरफ जो है वो कम है। अब सेंट्रली बल्ज होने की वजह से जो सेंटर का रेडियस है वो बड़ा है। मतलब जो सेंटर से डिस्टेंस जो है वो इक्वेटर के पॉइंट पे जब हम आते हैं 0 डिग्री, जो हमने पढ़ा था लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड की जो लाइन है वहाँ पे सेंटर से हम अगर कोई फोर्स लगाते हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, और सेंटर से वही पोल की तरफ जाते हैं तो डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा। इसी चीज़ को ग्रेविटी एनॉमली कहते हैं कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस चेंज होती है वैसे वैसे ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज होती है। ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पे जो है वो हाई है, और जो इक्वेटर पे है वो लो है। इसी बात को हम कहते हैं ग्रेविटी एनॉमली। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है। मैग्नेटिक फील्ड में भी कई रीजन्स होते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आती है। जैसे कोई एक रीजन है अर्थ का जहाँ पे निकेल, आयरन या फेरस मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी। कोई ऐसा पार्ट है अर्थ का जहाँ पे स्टोन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी। अब बात आती है सेस्मिक एक्टिविटी की। सेस्मिक एक्टिविटी जो है ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनडायरेक्ट सोर्सेज में। अब ये इसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा अर्थक्वेक को। और हालांकि अर्थक्वेक अभी हम आगे पढ़ेंगे, पर इसको अभी मैं बता देता हूँ कि अर्थक्वेक को थोड़ा इमेजिन करिए कि अर्थक्वेक आता है तो सारी चीज़ें शेक करती हैं, एक वेव जनरेट होती है। उसी वेव की हम जो बात करते हैं वही सेस्मिक एक्टिविटी है, उसी की हम बात कर रहे हैं। अभी आगे हम पूरी तरीके से समझेंगे कि कैसे वेव जनरेट होती हैं,
कहाँ कहाँ पे ट्रैवल करती हैं, कौन सी वेव किस जगह पे ट्रैवल करती है, क्योंकि अर्थ का इंटीरियर एक जैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि इसमें 3 लेवल हैं अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने के लिए। अभी हम शुरू करते हैं लेवल 1 अपना। लेवल 1 अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने के लिए। अब इसमें हमें एक डायग्राम बनाते हैं ये, जिसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अर्थ के इंटीरियर में 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम मेंटल कहते हैं, और जो लास्ट और सबसे इंटीरियर पार्ट है उसको हम कोर कहते हैं, सबसे अंदर का। ये जो क्रस्ट है ये सरफेस से लगभग 34 किलोमीटर तक का है गहरा। मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक गहरा है। ये 34 के बाद एक दो तीन नहीं शुरू हो जाएगा, ये एक दो तीन ऊपर से ही शुरू हो गए, 34 के बाद सीधे सीधे 35 आएगा, ये ऊपर से ही 12900। और ये जो कोर है ये 6371, या कुछ जहर किताबों में 6400 किलोमीटर भी लिख देते हैं, इतना गहरा। अगर कभी हमसे पूछ लिया जाए कि वॉल्यूम के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए क्रस्ट मेंटल कोर को, तो हम कैसे बताएं? तो ले जानना पड़ेगा क्या है। तो जो क्रस्ट है हमारा, क्रस्ट ये लेस देन 1% है, लेस देन 1% वॉल्यूम कवर करता है। जो मेंटल है ये 85 से 86% कवर करता है। और जो कोर है वो लगभग 13 से 14%। कोर, अब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को क्या दिया जाएगा, तो कोर मेंटल और क्रस्ट में आप लगा लेंगे कि ये तो सबसे कम है क्रस्ट। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले क्या आएगा, क्रस्ट, छोटे से बड़ा जाता है ना, क्रस्ट, उसके बाद कोर, फिर मेंटल सबसे ज़्यादा, ये आ गया। अब ये हमें इतना चीज़ हमें क्लियर हो गई कि लेवल में क्या क्या देखा हमने, कि एक ये डायग्राम है, इसमें ये 3 बनता है, 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट जो है वो 34 किलोमीटर तक है, गहरी है। और जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक गहरी है। और जो कोर है वो 6371 या 6400 किलोमीटर तक गहरी है। अब हमको ये पता चल गया कि सबसे ऊपर क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, फिर उसके बाद कोर है। अब एक चीज़ और आप इमेजिन करिए कि आप अर्थ पर हैं, आप चल रहे हैं, तो आपको चलते चलते लैंड सरफेस पे चल रहे हैं, चलते गए, आगे जाके समंदर मिल गया। तो पानी हवा में रुका है क्या? हवा में तो रुका नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसके पास सरफेस होगा, नीचे कुछ ना कुछ सरफेस होगा जिससे पानी रुका हुआ। मतलब ये जो क्रस्ट वाला पोर्शन है, ये जो क्रस्ट वाला पोर्शन है ये पूरी जगह पे सिमिलर नहीं है। मतलब इधर भी पेड़ हैं, इधर भी पेड़ हैं, आगे जाके एक जगह समंदर भी तो आ रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, ये जो डायग्राम मैं बना रहा था, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये कॉन्टिनेंट का पोर्शन है, ये ओशन का पोर्शन है। ये रहा कॉन्टिनेंट, पेड़ लगा दिया, और ये रहा ओशन, यहाँ पानी आ गया। मतलब क्रस्ट जो है उसके भी 2 पार्ट हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। अब जो जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, और इमेजिन भी करिए आप कि समंदर तो बहुत गहरा है, गहराई तक गया हुआ है। कॉन्टिनेंट हमारे पैर के जस्ट नीचे से शुरू हो जाता है। तो कॉन्टिनेंट की थिकनेस ज़्यादा है ओशन से। हम ये भी कह सकते हैं ना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन ओशनिक क्रस्ट। अब ये चीज़ हो गई। अब कॉम्पोजिशन देखें, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है
ये बना हुआ है सियाल का। और ओशनिक क्रस्ट जो है ये बना हुआ है सीमा। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। ये सीमा है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मतलब दोनों के मिनरल भी अलग अलग है। सिलिका कॉमन है क्योंकि सिलिका ऑक्साइड क्रस्ट में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जा रही है तो क्रस्ट सिलिका में ऑक्साइड बना देते हैं। लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वहाँ पे एल्यूमिनियम ज़्यादा है और ओशनिक क्रस्ट जो है वहाँ पे मैग्नीशियम ज़्यादा है। ये चीज़ हमें पता चल गई। ठीक है, अब आते हैं एंड पॉइंट पे। लेवल वन का रिवीजन करते हैं कि हमने लेवल वन में आज क्या सीखा। डायग्राम को हम अपना फिर से बनाएंगे और इस बार अलग बनाएंगे थोड़ा सा। ये ऐसे जाके ये आया, यहाँ आप लगा दिया पानी, यहाँ लगा दिया पेड़। ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर। अब क्रस्ट में भी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट है। ऐसे ही हम मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हो गया अपर मेंटल, ये हो गया लोअर मेंटल। कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर। अच्छा, कोर का हमने मिनरल नहीं देखा ना। कोर में पाया जाता है निकिल, निकिल और फेरस। सबसे हैवी मिनरल जो है वो सेंटर पे आके इकट्ठा हो गए। सबसे भारी है ना तो सेंटर में आके इकट्ठा हो गए। तो निकिल और फेरस जो है वो कोर में पाए जाते हैं। ये सारी चीजें हो गई। इतना ही हमने पढ़ा था आज कि कॉन्टिनेंटल जो जो कॉन्टिनेंट है वो मोटा है और जो ओशनिक क्रस्ट है वो पतला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। अब मेंटल जो है उसमें भी दो पार्ट हो गए, अपर मेंटल लोअर मेंटल। जो मेंटल का पोर्शन है ये सेमी सॉलिड स्टेट में रहता है और जो क्रस्ट का पोर्शन है ये सॉलिड स्टेट में रहता है। और जो कोर का पोर्शन है ये भी सॉलिड स्टेट में रहता है। जो मेंटल का पोर्शन है यही मॉल्टन स्टेट में रहता है, सेमी सॉलिड स्टेट में। और जो वोल्केनो कनेक्ट होते हैं वो मेंटल के पास से ही कनेक्ट होते हैं। जो निकलता है मैग्मा बाहर वो यहीं से निकलता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने पहले तो ये देखा कि लिथोस्फेयर को क्या कहते हैं। स्थल मंडल। ये बना किससे होता है, रॉक से बना होता है। रॉक आती कहाँ से है, लावा या मैग्मा से। लावा मैग्मा कहाँ से निकलता है, वॉल्केनो से निकलता है। वॉल्केनो कनेक्ट कहाँ से है, इंटीरियर ऑफ अर्थ से। अब इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हमारे लिए, क्योंकि वहाँ से लावा और मैग्मा निकलता है जो कि कूल डाउन होके रॉक बनाता है। रॉक डिग्रेड होके सॉयल बनाती है। सॉयल में आगे एग्रीकल्चर होता है और एग्रीकल्चर से हमारी इकोनॉमी भी इम्प्रूव होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद हैं। एक ब्लैंक पेपर पे लेके एक प्रैक्टिस किया करो कि ब्लैंक पेपर लेके जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोल बोल के याद किया करो। जो चीज़ ना याद आए उसको फिर लिख लो कि अच्छा ये स्टेप मैं भूल गया था। अब इसके आगे जब हमने पढ़े तो इसके आगे जब हम बढ़े तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ने के दो तरीके के सोर्स हैं, एक डायरेक्ट सोर्स और एक इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्सेज में क्या आ गया, डायरेक्ट सोर्सेज में माइनिंग्स आ गई, डीप सी ड्रिलिंग आ गया, वॉल्केनिक एक्टिविटीज आ गई। ये डायरेक्ट एविडेंसेस थे। इनडायरेक्ट में डेंसिटी, प्रेशर, ग्रेविटी एनॉमली, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट सोर्सेज में थी। अब डायरेक्ट सोर्सेज में कोल माइनिंग कैसे करता है, तो अंडरग्राउंड माइनिंग इस वजह से, जैसे कोल माइनिंग हो रही है, कोल अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग क्वालिटी के कोल्स मिल रहे हैं। तो उनसे भी पता चलता है कि हर जगह एक जैसा माहौल नहीं है अर्थ के इंटीरियर में। फिर बात आती है वॉल्केनो की। तो वॉल्केनो से डायरेक्टली कनेक्टेड है इंटीरियर ऑफ अर्थ से। मॉल्टन स्टेट में लावा बाहर आता है, बाहर आके कूल डाउन होके ठंडा हो जाता है, रॉक बन जाता है। अब वो रॉक सालों साल में डिग्रेड होके तब जाके कहीं सॉइल बनती है। और अर्थ के इंटीरियर में
उसी रॉक को डाल दिया तो वो पिघल के एकदम सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाती है। उसके बाद अब अगर इनडायरेक्ट सोर्सेस की बात करें तो इनडायरेक्ट सोर्सेस में डेंसिटी आती है। डेंसिटी अलग अलग हर जगह पे होती है। उसके बाद प्रेशर आता है। प्रेशर पूरे अर्थ का, जैसे जैसे हम डेप्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे प्रेशर और बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका वेट भी सेंटर की तरफ जा रहा है। अर्थ का वेट सेंटर की तरफ जा रहा है, तो उसका वेट पूरी अर्थ का सेंटर की तरफ अगर जा रहा है तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद ग्रेविटी एनोमली सब देखा हमने। ग्रेविटी एनोमली में क्या देखा कि जो हमारा अर्थ है वो सेंट्रली बल्ज स्फेयर है, तो मतलब सेंटर का जो डिस्टेंस है सेंटर से और इक्वेटर का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और जो सेंटर से, अर्थ के सेंटर से और पोल का डिस्टेंस है वो कम है। इस वजह से पोल पे ग्रेविटी का जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा विथ इन कंपैरिजन ऑफ इक्वेटर। इसके बाद हम आ गए लेवल वन पे अपने पढ़ने के लिए। लेवल वन पे हमने क्या क्या पढ़ा? लेवल वन पे हमने ये पढ़ा कि एक जो डायग्राम बनाया था वो उसमें अर्थ के इंटीरियर में तीन लाइनें हमने देखी थी। पहला पोर्शन क्या था? क्रस्ट का था। दूसरा पोर्शन मेंटल का था। तीसरा पोर्शन कोर का था। क्रस्ट का जो पोर्शन था वो 34 किलोमीटर तक था। मेंटल का जो पोर्शन था वो 2900 किलोमीटर तक था। और उसके बाद जो कोर का पोर्शन था वो नीचे 6371 किलोमीटर, या जहर किताबों की माने तो 6400 किलोमीटर। ये हो गया। इतना चीज़ें हमने पढ़ी। अब हमने ये भी ध्यान दिया कि भाई चलते चलते हमारे यहाँ तो समंदर भी आ जाता है, तो समंदर खाली पानी हवा में टिका नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसके नीचे भी बेस होगा ही। तो जब हमने पता किया तो उसके नीचे पता चला कि ओशनिक क्रस्ट अलग है। अलग मतलब ओशनिक क्रस्ट भी नीचे पड़ा हुआ है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारे पैरों के नीचे जस्ट पड़ा हुआ है। तो इससे पता चला कि क्रस्ट के भी दो पार्ट हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज़्यादा है, ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस कम है। उसकी उसके बाद फिर हम मेंटल चुके हैं। मेंटल पढ़ा था हमने। मेंटल में क्या है कि ये सेमी सॉलिड स्टेट में है, और इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। उसके बाद नीचे आते हैं कोर, जो सबसे सेंटर में पार्ट पड़ता है। उसको भी जोग्राफर्स ने दो में डिवाइड कर रखा है, आउटर कोर और इनर कोर में। इतना हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इसका कंपोजिशन भी देखा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सियाल आता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और ओशनिक क्रस्ट में जो है वो सीमा आती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। कोर का जो कंपोजिशन है वो नीचे का है, निकिल एंड फेरस। जो हैवीएस्ट मेटल अर्थ पे पाए जाते हैं वो एकदम सेंटर में पाए गए हैं। तो इतनी चीज़ें हम आज हमने पढ़ी। बाकी अब लेवल वन के आगे लेवल टू जो है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।